हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथियों, समय कम है, सिलेबस है वो ज़्यादा है और अपने को उस सिलेबस को इस हिसाब से पढ़ना है कि अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो और वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो और साथ में आपका रिवीजन हो। तो ये सारी चीज़ अपने को उस ड्यूरेशन में ध्यान में रखनी है कि जब अपनी एग्जाम होती है उससे पहले अपनी ये सारी बातें वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसी रूप में हम आपके लिए लेके आए हैं एक संक्षिप्त नोट्स के रूप में ये क्लासेज जो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही है। साथियों, निश्चित रूप से जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो एक तरीके से आपके हैंड्स नोट के रूप में काम करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी जो बुक्स होती है उनका जो सार है और साथ में जो आपका पाठ्यक्रम है उसको शामिल करते हुए हमने महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आज के इस सेशन में शामिल की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो फटाफट सेशन को शेयर कर दें। साथ में ही इस परिवार के आप मेंबर बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब, नई योजनाओं और आपके कॉमर्स से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है, जो टॉपिक है, उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करवा सके। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और सबसे पहले जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि अपन बात कर रहे हैं जो आपकी 11th की बुक्स है उसमें सहायक भाई आपने नाम सुना होगा। क्या क्या नाम सुना होगा? सहायक भाई, है ना। तो उसी सहायक भाई का एक पार्ट है आपकी रोकड़ बुक। तो उस पर अपन आज के इस सेशन में बात करेंगे कि भाई रोकड़ बुक कह दो या कैश बुक है, उसमें क्या होता है ना, कौन कौन से प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं, उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने की अनुमति चाहूंगा और सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का शेष निकालना, है ना। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का शेष निकालना यानी बैलेंसिंग ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। आप किस तरीके से आपकी जो 3 कॉलम कैश बुक है उसका शेष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे पॉइंट नंबर 1। हमेशा ध्यान रखना जो आपके डिस्काउंट कॉलम है उसका शेष नहीं निकाला जाता। मैंने ये बात इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि दोनों पक्षों का क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल किया जाता है, शेष नहीं निकाला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके डिस्काउंट कॉलम है चाहे वो डेबिट साइड में हो चाहे वो क्रेडिट साइड में हो, दोनों का शेष नहीं निकाला जाता है बल्कि दोनों का केवल क्या किया जाता है, योग लगा दिया जाता है। दोनों पक्षों का योग है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि रोकड़ खाने का शेष उसी तरह निकाला जाता है जिस तरह साधारण रोकड़ बही और द्विस्तंभीय रोकड़ बही में निकाला जाता है। यानी रोकड़ बही यानी रोकड़ जो आपके कॉलम होंगे, कैश का कॉलम होगा, दोनों साइड उनका जो बैलेंस है वो आपको पता ही है कि भाई हमेशा ये डेबिट साइड वाला ज्यादा होगा, क्रेडिट वाला कम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस CD और जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिख देंगे। क्यों ये हमेशा यही क्यों रहेगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जितना रोकड़ होता है उससे ज्यादा अपन कभी भी भुगतान नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था मेरे पास 10 रुपए है तो मैं क्या 15 रुपए का भुगतान कर सकता हूं? नहीं, कैश तो 10 रुपए ही होंगे, बाकी 5 रुपए वो क्रेडिट हो सकते हैं, उधार में हो सकते हैं, लेकिन नगद है जब मेरे पास है ही 10 रुपए तो 10 का ही भुगतान होगा। लेकिन बैंक कॉलम है वो ओवरड्राफ्ट भी जा सकता है, उसमें ज्यादा राशि भी निकाली जा सकती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि व्यापारी वर्ग है वो बैंकों में करंट अकाउंट है वो ओपन करके रखते हैं।
और उसमें क्या होता है, एक दिन में कितनी बार भी आप पैसे जमा करवा सकते हो और पैसे निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और उन व्यापारियों को बैंक है वो 90 दिन के लिए ओवरड्राफ्ट भी देता है कि भाई 90 दिन तक आप एक निश्चित राशि वो विड्रॉल कर सकते हो, तो वो उनके लिए लागू होता है। अपन सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपका जो कैश वही है ना, कैश बुक, कैश बुक का सिर्फ जो रोकड़ कॉलम है उसका आपको शेष निकालना है, और शेष है वो इस तरीके से शेष लिख के बाय बैलेंस है CD लिख देंगे। ठीक है साथियों, बढ़े आगे देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। 3 नंबर क्या कहता है कि बैंक खाते का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट है वो दोनों हो सकता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बैंक खाता है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, क्योंकि बैंक में चालू खाते में से व्यापारियों को जमा राशि से अधिक राशि निकालने की भी सुविधा प्राप्त होती है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अधिविकर्ष कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट कहेंगे, ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष कहेंगे। आगे बात करेंगे, यदि बैंक खाते का शेष क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक खाते का शेष है क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट है, तो क्रेडिट का जोड़ लगाकर शेष डेबिट में टू बैलेंस CD लिखकर राशि का जो बैंक कॉलम है के खाने में लिख देनी चाहिए। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वहां पर ओवरड्राफ्ट की स्थिति होगी, और अगर यदि बैंक खाते का शेष डेबिट है तो डेबिट का जोड़ लगाकर शेष क्रेडिट में बाय बैलेंस CD लिखकर राशि के खाने में लिख दी जाती है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो बाय बैलेंस CD लिख देंगे, और क्रेडिट का ज्यादा है तो टू बैलेंस CD लिख देंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइडों का जो अमाउंट ज्यादा वो हो सकती है, क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है और डेबिट साइड भी ज्यादा हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस साइड में ज्यादा होगी उसके जस्ट विपरीत में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस CD, और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो लिख देंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस CD लिख देंगे, और अगर डेबिट ज्यादा तो बाय बैलेंस CD है वो लिख देंगे। इस तरीके से अपन को क्या करना है, बैंक कॉलम का जो ध्यान है वो रखना है। ठीक है, हो गई बात, आगे देखते हैं। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बात क्या करेंगे कि त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का खाता बही में खतौनी, पोस्टिंग फ्रॉम 3 कॉलम कैश बुक इनटू लेजर, लेजर में किस तरीके से इसकी खतौनी की जाती है उस पर अपन बातें करेंगे। यानी आपकी जो बैंक में जितने भी जो ट्रांजैक्शन हुए उन सब की क्या करनी पड़ेगी, अपने को खतौनी करनी पड़ेगी, लेजर है वो करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि भाई रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में जो मध्य दर्ज है, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में जो मध्य दर्ज है उनके लिए खाता बही में अलग से खाता खोलकर उनके क्रेडिट पक्ष में खतौनी की जाती है। यानी रोकड़ बही के डेबिट साइड में जो जो मद होगी ना उनके लिए अलग अलग खाता खोलना पड़ेगा। जैसे सेल्स का है तो सेल्स का अलग है ना, कोई ब्याज का है तो ब्याज का अलग, बैंक का है तो बैंक का अलग, डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट का अलग। इसके अलावा और कोई भी इनकम है जो आपके डेबिट साइड में लिखी गई है तो उनकी अपने को अलग अलग खाते खोलकर खतौनी की जाएगी। ठीक है, रोकड़ खाते में रकम दर्ज होने पर बाई कैश अकाउंट और बैंक खाते में रकम दर्ज होने पर बाई बैंक अकाउंट। अगर रोकड़ खाते में अगर रकम दर्ज है रोकड़ खाते में तो बाई कैश लिखेंगे, और बैंक खाते में दर्ज है तो बाई बैंक लिखकर उस मद के खाते में खतौनी कर दी जाती है, यानी पोस्टिंग उसकी हो जाती है। ठीक है, बट्टे के खाते में रकम होने पर उस खाते में बाई डिस्काउंट अकाउंट और लिख दिया जाता है ना, और उसके सामने बट्टे के खाने वाली रकम है वो लिख दी जाती है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो बट्टे के खाने में रकम होने पर उस खाने में बाई डिस्काउंट है वो लिखा जाता है, और उसके बाद जो भी आपके अमाउंट है वो उसके सामने रख दी जाती है। कुल मिलाकर अपन मैं यहाँ पर ये समझा सकता हूँ आपको कि जो आपका कैश बुक का जो फॉर्मेट है, कैश बुक के डेबिट साइड में जिन जिन खातों का नाम आया है उन सब के अपने को पर्टिकुलर क्या करने पड़ेंगे, खाते बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड में जिन जिन खातों का नाम आया है उनके पर्टिकुलर अपने को खाते हैं वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बनेंगे तभी अपन क्या कर पाएंगे, आगे की जो टोटल वगैरह आगे का जो बैलेंस निकालना है
वो सही तरीके से अपन है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए मेरी बात, यहां तक हो क्या है ना। तो त्रिस्तंभीय जो रोकड़ बही है उसकी भी खतौनी अपने को करनी होती है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में भी जिस तरीके से आपके रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में है ना, उसी तरीके से रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में जो मदे दर्ज है उनके लिए भी खाता बही में अलग अलग खाते खोलकर उनके डेबिट पक्ष में खतौनी की जाती है ना। अगर वही बात करें तो रोकड़ खाने में रकम दर्ज होने पर टू कैश अकाउंट और बैंक खाने में रकम दर्ज होने पर टू बैंक अकाउंट लिखकर उस मद के खाते में खतौनी की जाती है। अगर बट्टे के खाने में भी रकम है तो उस खाने में टू डिस्काउंट और लिख दिया जाता है, टू डिस्काउंट और लिख दिया जाता है और उसके नाम कि वो उसके सामने बट्टे के वाले की जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखकर उस खाते को क्लोज किया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपका डिस्काउंट का कॉलम होता है उसका कभी भी शेष इसलिए नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता? क्योंकि उनके शेष की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि अपन ने ये डिस्काउंट दिया, उसको आप कैश बुक में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड आप दिखा दीजिए और उसके बाद उसका सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड का योग कर दिया जाता है। इसका कभी भी बैलेंस है वो नहीं निकाला जाता है। ओके, बात यहां तक क्लियर होगी है ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, आगे नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर 3 विपरीत प्रविष्टियां है ना, विपरीत प्रविष्टियां जिसे अपन क्या कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री की खाता बही में खतौनी नहीं की जाती है। जो अपन ने कॉन्ट्रा एंट्री की है, विपरीत प्रविष्टि की है, उसकी आपकी जो लेजर है उसमें कहीं भी खतौनी नहीं की जाती है क्योंकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री अपन खतौनी नहीं करेगी। ठीक है, 4 नंबर क्या है कि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष वाले बट्टे खाने के योग की राशि से बट्टे खाते में टू सब्ट्रीज एज पर कैश बुक लिखकर लिखा जाता है। ये मान्यपन कि भाई रोकड़ बही के जो डेबिट पक्ष का जितना भी बट्टा है ना, डेबिट पक्ष का जितना भी बट्टा है, आप समझ गए मेरी बात कि भाई डेबिट साइड में जितने भी बट्टे की अमाउंट है उसको क्या करना आपको है ना, डेबिट साइड वाली है उसको अपन को योग लगाना है ना, और योग की राशि से बट्टे खाते में किसमें, जो आपका डिस्काउंट अकाउंट है ना, डिस्काउंट अकाउंट खाते में टू सट्रीज एज पर कैश बुक है वो लिख दिया जाता है तथा क्रेडिट पक्ष वाले बट्टे खाने के योग की राशि से बट्टे खाते में बाई सट्रीज एज पर कैश बुक है वो लिखकर खतौनी की जाती है ना। तो जो आपका बट्टा है ना, रोकड़ बही में आपके डेबिट पक्ष में आपने जो बट्टा दिखाया ना उसका योग लगाकर क्या लिखेंगे बट्टे खाते में टू सट्रीज एज पर कैश बुक, और अगर क्रेडिट पक्ष में है ना तो योग लगाएंगे और बट्टे खाते में क्या लिखेंगे बाई सट्रीज एज पर कैश बुक, और इसमें जितना भी डिस्काउंट का टोटल हुआ चाहे वो 100 है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 250 है, 500, जितनी भी अमाउंट है वो एक बार एक साथ में लिख दी जाती है बाई सट्रीज एज पर कैश बुक। उनके लिए अलग अलग बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझे मेरी बात, दोबारा या बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि रोकड़ बही के प्रारंभिक व अंतिम शेषों के लिए खतौनी है वो नहीं की जाती है। जो आपने टू बैलेंस बीडी लिखा है और बाई बैलेंस सीडी लिखा है ना, इनकी खतौनी है वो नहीं की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना। आपने जो टू बैलेंस बीडी लिखा है और बाई बैलेंस सीडी लिखा है उसकी खतौनी नहीं की जाती है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी जरूरी है कि भाई रोकड़ बही का जो प्रारंभिक शेष होगा जिसको अपन क्या लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, और जो क्लोजिंग होता है उसको लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, उसका आपको खतौनी नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखें, आगे इसके बाद आती है
यहां तक मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको तीन जो आपकी रोकड़ भैया है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है कि भाई आपकी साधारण रोकड़ भई क्या होती है, आपकी द्विस्तंभीय रोकड़ भई क्या होती है, आपकी त्रिस्तंभीय रोकड़ भई क्या होती है, किस तरीके से आपको खातों का शेष लगाना है, साथ में किस तरीके से आपको उन तमाम खातों की खतौनी करनी है। उन तमाम छोटे और बड़े जो भी आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उस पर अपनी बात हो चुकी है। अब यहां तक किसी साथी को कोई डाउट हो, चाहे वो आपकी एक स्तंभ हो यानी 1 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें आपका सहयोग कर सके, है ना। आपकी क्यूरी होना जरूरी है क्योंकि एक विद्यार्थी वो होता है जो हमेशा सृजनशील हो, हमेशा क्यूरी माइंड से रहे, हमेशा कुछ न कुछ वो सोचता रहे, कुछ नया लेके आए, उसको अपन क्या मानते हैं, विद्यार्थी मानते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि यहां तक अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जरूर आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है। अब मैं बात करूंगा एक चौथी रोकड़ भई जिसे अपन लघु रोकड़ भई या पेटी केस बुक कहते हैं, है ना। पेटी केस बुक है वो कहते हैं। तो ये आपके जो दैनिक खर्चे होते हैं ना, दैनिक खर्चे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उनकी आवश्यकताओं के लिए एक लघु रोकड़ भैया वो काम में ली जाती है। और इसमें आपकी जो अग्रदाय पद्धति है, अग्रदाय पद्धति है वो काम में ले जाती है ना। अब देखो इसमें होता क्या है कि भाई एक व्यावसायिक जो भी संस्था है ना, एक व्यावसायिक संस्था जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत से छोटे छोटे खर्चे भी करने पड़ते हैं, है ना। आपको पता है कि एक व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर छोटे छोटे खर्चे होते हैं, है ना। चाय पानी नाश्ता, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी, पेन पेंसिल रबड़, कोई किराया भाड़ा है, कोई पोस्टेज है, टेलीग्राम वगैरह, यानी ये छोटे छोटे खर्चे लगते हैं। और अगर इन छोटे खर्चों को अपने मुख्य रोकड़ बही में ऐड करने लग जाएंगे तो उसका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस बही का रूप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक सुविधा के रूप में एक महत्वपूर्ण लघु रोकड़ बही है वो इसमें शामिल की गई है, जिसमें जो छोटे मोटे खर्चे हो यानी जिसमें 1000, 2000, 5000 रुपए तक के जो खर्चे होते हैं, यानी पर डे मार सकते हैं 200-500 रुपए खर्चे होते हैं, वो आप इस बही में एंट्री कर सकते हो। फिर इसका एग्रीगेटेड जो मान है वो सीधा का सीधा अपन किसमें, आपकी मुख्य रोकड़ बही है उसमें दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ग्राहकों तथा आगंतुकों का चाय नाश्ता, डाक खर्च, रिक्शा तथा टैक्सी का किराया, गाड़ी भाड़ा, छपाई, है ना, भाड़ा आदि से रिलेटेड होता है ना। इस सुविधा से बचने के लिए, इसे असुविधा, ये बार बार असुविधा क्यों होती है कि भाई छोटे छोटे खर्चे देंगे तो अनावश्यक वर्कलोड है वो बढ़ेगा। तो इस असुविधा से बचने के लिए छोटे छोटे खर्चों के लिए एक पृथक रोकड़ बही रखी जाती है। इन छोटे छोटे खर्चों के लिए क्या किया जाता है, एक पृथक है रोकड़ बही है वो रखी जाती है जिसे लघु रोकड़ बही कहते हैं, यानी पेटी कैश बुक है वो कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पेटी कैश बुक कहेंगे, लघु रोकड़ बही कहेंगे, ठीक है। इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। कोई भी एक कर्मचारी जो सामान्य ज्ञान वाला है ना, सामान्य ज्ञान वाला यानी नॉर्मल जिसको नॉलेज है वो व्यक्ति इसको काम को आसानी से कर सकता है। और उसको एक छोटी सा ये कहे कि उत्तरदायित्व दे दिया जाता है कि भाई उसको 2000-5000 रुपए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई अब ये खर्चे हैं वो आपको खुद को करने हैं और फिर लिखने भी है ना। तो कर्मचारियों को ये उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है जिसे लघु रोकड़िया यानी पेटी केशियर कहते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, लघु रोकड़िया पेटी केशियर, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि भाई लघु रोकड़ बही का रूप क्या होता है ना। वैसे बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें आप जानते हो कि भाई 50% है वो तो होता है आपका एवरेज, है ना, और 30% होता है वो आपका होता है
यानी ये कहेंगे भाई गुड विल होता है ना, कि भाई ठीक ठाक है ना, हर किसी को नहीं आता, जिसने पढ़ा उसको आता है। और फिर आपका जो 10% होता है वो जिसने मेहनत की है वो ही आता है, और 10% ऐसा होता है कि वो किसी को नहीं आता है। मतलब 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही रियर में कोई ऐसे तुक्का लगा दिया और तुक्का लग गया तो सही हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आते हैं। तो अपने वालों अपन 10% भी मानते हैं तो 5% भी मानते हैं, तो लगभग 5-7 तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भाई बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं, है ना, किसी विशेष नहीं उसका आंसर है वो पता होता है, वो भी तुक्के के हिसाब से, बाकी अपने को मानते हैं। तो अगर कुछ इस मैटर में अगर कुछ ऐसा आता है कि भाई औसत के आधार पर वो आपसे पूछता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे लघु रोकड़ बही से लाभ। आपकी जो पेटी कैश बुक है उसके क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक नंबर एक क्या है कि लघु रोकड़ बही बनाने की विधि अत्यंत सरल है, सरल है, ठीक है। इसके लिए लेखांकन के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है ना। पेटी कैश बुक को एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति वो तैयार कर सकता है और बहुत ही सरल है ना, विशेष ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, तो ये एडवांटेज है, कोई भी बना सकता है। दूसरा, लघु रोकड़ बही लघु रोकड़ियों द्वारा रखी जाती है ना, अतः मुख्य रोकड़िया का समय और शक्ति मुख्य व्यवहारों के लिए बची रह जाती है। भाई लघु रोकड़ बही को कौन तैयार करेगा? लघु रोकड़िया, तो लघु रोकड़िया तैयार करेगा तो जो बैंक रोकड़िया है उसका काम कम होगा, उसका समय है, शक्ति है वो बचेगी, और फिर उस शक्ति का काम प्रयोग कहाँ करेगा? वो अन्य व्यवहारों में उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगला है छोटे छोटे व्ययों को इस बही में लिखे जाने के कारण समय तथा श्रम है वो दोनों की बचत होती है। जो आपके छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है ना, वो इस बही में लिखे जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि समय और श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि इन्हें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को अगर मेन बही में लिखेंगे तो समय भी लगेगा और अनावश्यक रूप से खर्चा भी बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा बही रखने की आवश्यकता नहीं है, ये 5-10 हजार के जितने भी खर्चे हैं वो आपके पेटी कैश बुक में एडजस्ट हो जाते हैं और वो ही तैयार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपके रोकड़ बही से लाभ हो जाएगी। बढ़े आगे, अगला पॉइंट, अगला क्या कह रहा है? जब लघु रोकड़ बही बनाई जाती है तो खाता बही में केवल इसका योग ही लिखा जाता है। जब अपन अगर पेटी कैश बुक रखते हैं तो खाता बही में केवल और केवल है इसका योग लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता है ना, तो योग इसमें है वो लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है कि लघु रोकड़ बही के बनाए जाने से मुख्य रोकड़ बही में अशुद्धियां कम भाई हो तो सकती है पर संभावना कम रहती है, क्योंकि समय समय पर इसका निरीक्षण है वो मुख्य रोकड़ियों द्वारा किया जाता है। तो लघु रोकड़ भी बनाएंगे तो वहां पर जो मेन रोकड़ है उसमें त्रुटि रहने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि समय समय पर इसका निरीक्षण होता रहता है और बार बार में जब किसी कार्य का सुपरविजन होता है तो वहां पर गलती होने की संभावना कम होती है तो वो भी न्याय के बराबर, तो वहां पर उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। हो गई बात यहां तक। अब आगे देखें, अगला क्या है कि भाई लघु रोकड़ बही बनाई जाने पर बेईमानी की संभावना कम रह जाती है, क्योंकि हर खर्चे के लिए पृथक पृथक प्रमाणक की आवश्यकता होती है ना। जो आपका वाउचर है उसकी आवश्यकता होती है, अलग अलग आवश्यकता होगी तो उसको आप आसानी से क्या कर पाओगे? वेरीफाई कर पाओगे, और वेरीफाई करोगे तो वहां पर त्रुटि होने की संभावना कम होती है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि लघु रोकड़ बही को मुख्य रोकड़ बही से अलग करने के कारण मुख्य रोकड़ बही हल्की सरल हो जाती है। लघु रोकड़ बही निम्न 2 प्रकार से रखी जा सकती है। तो अगर आप पर क्या करेंगे, लघु रोकड़ बही रखेंगे तो आपकी जो मेन रोकड़ बही है वो हल्की भी होगी और सरल भी होगी, क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर बीच में बहुत ज्यादा छोटे छोटे आते हैं तो उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ बड़े हो गए तो उनको आसानी से अपन खोज पाते हैं, है ना। लघु रोकड़ बही को अपन 2 प्रकार से रख सकते हैं, है ना, 2 प्रकार से रख सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एक और पॉइंट आता है कि
कि लघु रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अग्रदाय पद्धति ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई लघु रोकड़ बही में कौन सी पद्धति आती है, अग्रदाय, यानी अग्रिम है वो इसमें भुगतान कर दिया जाता है और खर्चे वो बाद में किए जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि फुटकर रोकड़ बही के द्वारा, जो आपका फुटकर रोकड़ भैया है उसके द्वारा पिछले महीने में खर्च की गई राशि अगले महीने की राशि को पहली तारीख को मुख्य रोकड़ भैया से प्राप्त कर ली जाती है ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि रोकड़ बही की इस पद्धति के अनुसार मुख्य रोकड़ भैया या जो आपका रोकड़िया है, मुख्य रोकड़िया महीने के प्रारंभ में एक निश्चित राशि है वो फुटकर खर्चों के लिए लघु रोकड़िया को दे देता है। यानी जैसे अपन बात करें 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को ही दे देता है ना, और देता है। इस प्रकार लघु रोकड़ी के पास उतनी ही रकम पेशगी हो जाती है जितनी की उसको महीने के प्रारंभ में दी गई थी। लघु रोकड़ बही की इस पद्धति को क्या कहा जाता है, अग्रदाय पद्धति कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर जो आपका प्रधान रोकड़िया होता है उसके द्वारा लघु रोकड़िए को महीने की पहली तारीख को ही उसको एक निश्चित राशि है वो दे दी जाती है। किसके लिए, जो आपके फुटकर खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनके लिए दे दी जाती है। फिर वो उस महीने के दौरान उसमें से जितनी राशि है वो उसको खर्च करते हुए चलता है और फिर अगले महीने की उसी महीने की लास्ट तारीख को वो बैलेंस निकाल लेता है और उस बैलेंस को अगले महीने की पहली तारीख को ओपनिंग बैलेंस और फिर जितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है वो उतनी राशि फिर आपके मुख्य रोकड़िए से पुनः प्राप्त कर लेता है और ये क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। अगर बीच में कम रह जाती है राशि तो वो बीच में भी और ले सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई 5,000 दे दिए कम पड़ गए तो अब ज्यादा और नहीं ले सकता, दोबारा ले सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बढ़े आगे। अब अच्छी अग्रदाय पद्धति की विशेषताएं, इनिशियल्स ऑफ द गुड्स ऑफ इंप्रेस सिस्टम, क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, लघु रोकड़ी के पास उसके द्वारा भुगतान किए जाने के लिए पर्याप्त राशि होनी चाहिए, है ना। जो आपका लघु रोकड़िया है उसके पास उसके पास क्या होनी चाहिए, भुगतान के लिए पर्याप्त राशि होनी चाहिए, तभी तो ये अच्छी मानी जाएगी। अगर वो भुगतान के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो भुगतान करेगा कैसे, तो ये जरूरी है। दूसरा, लघु रोकड़िए के द्वारा प्राप्त की गई समस्त प्राप्तियों का लेखा तिथिवार होना चाहिए ताकि इनका निरीक्षण और प्रमाणन है मुख्य रोकड़ियों को सरलता से किया जा सके। क्या होना चाहिए कि भाई इसके जो वाउचर है उसके आधार पर तिथिवार डेट वाइज होना चाहिए ताकि जब इसका निरीक्षण किया जाता है तो आसानी से अपन उसकी जांच कर सके, है ना। मुख्य रोकड़िया है वो सरलता से उसकी जांच कर सके, तो ये इसके अच्छे गुण मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी भुगतान के लिए लघु रोकड़ियों को उचित रसीद नहीं मिल पाती है तो उसे स्वयं ऐसे भुगतान से संबंधित प्रमाणिक बना लेने चाहिए और उसकी स्वीकृति संबंधित अधिकारियों से ले लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि भाई चाय पानी का खर्चा हो गया, मतलब 50 रुपए चाय पानी के हो गए, अब 50 रुपए के लिए अपन बिल कहाँ से लाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, वो स्वयं ही ऐसे भुगतान के लिए प्रमाणिक बना लेता है और जो संबंधित अधिकारी होता है उससे उसकी स्वीकृति ले लेता है कि भाई अमुक राशि है वो इस प्रकार भुगतान की गई है। तो छोटे जितने भी जिसका प्रमाणिक नहीं होता है उसके लिए वो स्वयं बना सकता है। अगला क्या कह रहा है कि लघु रोकड़ी द्वारा भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए, उस सीमा से अधिक राशि का भुगतान मुख्य रोकड़ी के द्वारा ही स्वयं करना चाहिए। भाई इसमें निर्धारित कर दिया कि भाई आप 100 तक पेमेंट कर सकते हो या 200 तक कर सकते हो या 500 तक, ये निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इतनी तक राशि के जितने भी जो वाउचर है उनकी एंट्री किस में होगी, लघु रोकड़ी के पास होगी और उससे अधिक होगी वो किसके पास होगी, आपके जो मुख्य रोकड़ी है उसके द्वारा की जाएगी, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, लघु रोकड़ी के पास एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, है ना। इतनी राशि का भुगतान कर सकता है तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है।
अगला कि लघु रोकड़ी के द्वारा किए गए भुगतान की पूर्ति मुख्य रोकड़ी द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद की जानी चाहिए, जो कि साधारण प्रतिमाह का पहला दिवस होता है। कि भाई लघु रोकड़िया है वो एक निश्चित राशि है, वो एक महीने में खर्च करता है और खर्च करने के बाद महीने के लास्ट दिन वो बैलेंस दिखा देता है और उसके बाद अगले दिन यानी अगले महीने की पहली तारीख को क्या करता है, वो उस निश्चित राशि है वो किससे प्राप्त कर लेता है, मुख्य रोकड़ी से प्राप्त कर लेता है और फिर वही प्रोसेस है उस महीने में स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो अग्रदाय पद्धति से रिलेटेड है। इसके बाद अग्रदाय पद्धति के लाभ है ना, कार्य का विभाजन हो जाता है। अग्रदाय पद्धति में क्या होता है, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन यानी जो छोटे काम है वो तो किसके होंगे, जो आपका लघु रोकड़िया उसके, और जो बड़े काम है वो आपके जो आपका मुख्य रोकड़िया है उसके वो काम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यों का वर्गीकरण भी, कार्यों का विभाजन भी हो जाता है। दूसरा गबन अथवा गलती की पकड़ है ना। अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी एक व्यक्ति गबन करता है तो दूसरा उसके गबन को पकड़ सकता है, एक व्यक्ति कोई गलती करता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी गलती को पकड़ सकता है ना। तीसरा लेखों की जांच है ना, एक दूसरे का जो इंटरचेंज खाते होते हैं वहां पर एक दूसरे के लेखों की जांच की जा सकती है और पकड़ भी आती है। लघु व्ययों पर नियंत्रण, अगर अनावश्यक रूप से कोई व्यय किया जा रहा है तो उस पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे निगरानी में होता है। लघु रोकड़ियों को अपन कह सकते हैं कि भाई इस तरीके के खर्चे हैं वो अनावश्यक हो रहे हैं तो इनको बंद कर दो, तो निश्चित रूप से उन खर्चों पर अपन नियंत्रण कर सकते हैं है ना। तो ये आपके कुछ अग्रदाय पद्धति के लाभ हो सकते हैं जो अगर परीक्षा में बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये आपका आंसर है वो सही हो जाए। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइए आप कमेंट में है ना। कमेंट के माध्यम से बिल्कुल भी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, फटाफट जो भी सेशन शेयर किया जाता है उसका जो आपको रिप्लाई है वो जरूर देना है ना। छोटा सा सेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, बाकी कोई अनावश्यक बात नहीं होती है ना। चाहे क्लास है वो 30 मिनट की 35 मिनट की हो, लेकिन अगर उसमें अपन पढ़ने की बात करते हैं तो वो बड़ी बात होती है ना। व्यापक देखते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में 1 घंटे का समय होता है और उसमें 5 मिनट लेट आते हैं, 5 मिनट पहले चले जाते, 10 मिनट तो होती है, 50 मिनट में उसमें 10 मिनट बातें की है ना, तो कुल मिला के 35-40 मिनट की क्लास वो होती है। और यहाँ पे भी अपनी नॉन स्टॉप क्लासेस चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वही मैटर है वो डिलीवर किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है ना। तो आज के सेशन में हमने कुछ और महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स है उसमें बात की है, जिसमें आपकी अग्रदाय पद्धति है, खुद जो आपकी पेटी केस बुक है, इसके अलावा आपकी 3 कॉलम केस बुक की खतनुई वगैरह से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाली है। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें। ये काम जरूर करना है मेरे दोस्तों, ये काम करोगे तभी अपन एक परिवार के रूप में जो सपना हम लेके चल रहे हैं, जो टारगेट अपन लेके चल रहे हैं उसको अपन अचीव कर पाएंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।